हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है और इसमें जो है आपका जो है 6 क्लास का हिस्ट्री का एनसीईआरटी आपका चल रहा है, ठीक है। जिसमें हमने जो है 5वां चैप्टर पढ़ाया था और 5वां चैप्टर का आज जो है आपका एमसीक्यू है, ठीक है। जितने भी चैप्टर इसमें पढ़ाए जा रहे हैं थ्योरी वाले, उसका जो है आपका एमसीक्यू भी चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट जो है 5 चैप्टर तक अगर इसका थ्योरी का क्लास नहीं पढ़े हैं तो वो पहले पढ़ लीजिए और यहाँ पे जो है एमसीक्यू भी लगाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों चीजें लेके चलते हैं तो आपका चैप्टर जो है बहुत अच्छा से चैप्टर का तैयारी आपका हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है 6 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का आपका जो है 5वें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का आज क्लास है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ है। अब देखिए, ग्रंथों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वेदों के बारे में भी पढ़ा है। वेद कितने हैं? 4 है, ठीक। तो ये सब ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये सभी के सभी जो है ग्रंथ है। अब इसमें जो है पूछा कि उत्तर वैदिक कौन है। तो देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें जो है प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में, प्राचीन साहित्यिक स्रोत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें वेद के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक। और इन चारों वेदों में कौन कौन वेद होते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो है सामवेद, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इस चारों वेदों में सबसे पुराना या प्राचीन कौन है? तो सबसे पुराना या प्राचीन कौन है? तो ये आपका ऋग्वेद है, ठीक है। कौन सा वेद? ऋग्वेद है, ठीक। ऋग्वेद के बाद में ही जितने आपके ग्रंथ वगैरह आए हैं, जो वेद आए हैं, वो सभी बाद में आए हैं। तो कहने का मतलब ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन हो जाएंगे? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? उत्तर वैदिक ग्रंथ हो जाएंगे। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद जब इसकी रचना हुई तो उस काल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर नंबर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 ये आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए, ऐसे सवाल जो है एग्जामों में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब कल आजकल जो है अगर मान लीजिए कि आपका 50 को आपका सवाल दे दिया जीएस का, तो उसमें जो है 10 सवाल इस टाइप के स्टेटमेंट और रीजनिंग टाइप के पूछने के चांसेस रहते हैं और पूछते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को भी पहले से ही करके जो है अपना माइंड सेट रखेंगे कि हाँ, ऐसे सवाल के लिए हमें पहले से तैयार रहना है। स्टेटमेंट है आपका, कथन कि वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान जो है माना गया। तो प्रायः वैदिक काल में भी जो है महिलाओं को जो है शूद्रों के समान माना गया था, तो ये भी सही है। कहते हैं वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसमें जो है आपका जैसे वैदिक काल में जो है सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो ये सही है। उसमें अब ए और आर दोनों जो है उसका रीजनिंग है कि नहीं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए थोड़ा 1 सेकेंड के लिए, देखिए कहता है वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया। अब देखिए, वैदिक काल में जो है और इधर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों को जो है वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो वैदिक काल में ऐसा था। और ये वाला जो लाइन है आपका, वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया, और इससे पहले जो है शुरुआती तौर पे जो है महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, ठीक है। जो बाद में धीरे धीरे जो है उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोगों की स्थिति जो है खराब होने लगी।
तो अगर इसमें ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रायः इसमें जो है 100% ये सही नहीं है। और दूसरा आपका जो है रीजनिंग इसमें सही है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए कि कौन इसमें कथन जो है सही है। कहता है क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का जो है अधिकार प्राप्त था। कहता है शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का जो है निर्धारण जन्म के आधार पर जो है होता था। अब इसमें जो है कौन सही है और कौन जो है गलत है। तो देखिए, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, तो था। शूद्रों को अछूत माना जाता था, उसमें नहीं था। तो सभी वर्णों का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर था, तो आपका 1 और 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन कथन जो है सही है। कहता ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा जो है पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि वर्ण के आधार पर ब्राह्मणों ने जो है 4 प्रकार का जो है वर्ण व्यवस्था कर दिया था, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ठीक है, तो उसमें जो है इसका आलोचना भी हुआ था सभी के द्वारा। अब यहाँ दिया है कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा जो है पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया था। तो सभी लिखा गया है, कहने का मतलब कुछ के द्वारा तो स्वीकार किया गया, कुछ के द्वारा स्वीकार नहीं भी किया गया। ठीक है, कहते हैं उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव जो है बहुत सीमित था। तो 2 ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र थे वहां पे पुरोहित का प्रभाव कम था। ठीक, इसलिए वहां पे ज्यादातर छुआछूत वाली भावना नहीं थी। लेकिन पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग उसका ये जो है आलोचना नहीं किए थे, कुछ लोग किए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है स्थित है। अब देखिए, पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ, ये भी आप पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर मेरठ इलाहाबाद के नजदीक पड़ता है। ठीक है, अतरंजी खेरा का एटा, तो ये सभी के सभी जो है आपका जनपदीय बस्तियां उसमें थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए, महाजन पदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब उस समय जो महाजन पद थे उस समय, तो किलेबंदी करने का जो कारण था, तो एक तो ये था कि अपना प्रदर्शन के लिए, कि अपना वैभव प्रदर्शन के लिए, कि हाँ हम जो है हम ही बहुत अच्छा शासक है, राजा है। या ये भी हो सकता था कि ये जो किलेबंदी कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए भी कर रहे हैं। ठीक, तो सुरक्षा के लिए भी किलाबंदी करते थे और अपना वैभव प्रदर्शन के लिए भी करते थे। ठीक है, दोनों के लिए। कहता है राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भाग जो है या संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। देखिए, राजा जो है, अब तो वेतन, राजा अपना सेना रखने लगे थे, टैक्स भी वसूला जाने लगा था, लेकिन उसका जो सैलरी मिलता था वो संपूर्ण उसका भाग जो है, अब यहाँ संपूर्ण लिख के ये गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, संपूर्ण भाग आहत सिक्कों के रूप में नहीं दिया जाता था। ठीक है, कुछ भाग जो है यहाँ पे आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब सवाल ऐसे है कि कईयों को इसमें कंफ्यूज भी होता है। ठीक है, कि ये सही होगा आंसर, ये सही होगा, तो आप उसको इत्मीनान से करिए, क्योंकि इसमें शब्दों का हेरफेर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए कि कौन सा कथन जो है सही है। अब देखिए, प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे भाग कहा जाता है। अब देखिए, ये तो निर्धारित किया गया था, जो कृषि का जो है, कृषि का कितना भाग था, तो 1/6 भाग था। ठीक, और इसे ही भाग कहा जाता था, 1/6
हिस्से जो है उसको उपज का अपना देना होता था टैक्स के रूप में, ठीक। तो यहाँ 1/3वां हिस्सा लिखा है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता था, तो ये सही है। जैसे कुछ कारीगर थे, जैसे सुनार है, लुहार है, कर्मकार है, ठीक है। तो ये लोगों को जो है अपने काम के रूप में ही लोग टैक्स के रूप में अपना काम का जो है योगदान देते थे। जैसे मान लिए कि राजा को कोई ज्वेलरी वगैरह बनाना है, तो सुनार को बुला लिया महीने में एक बार और अपना काम करवा लिए, ठीक है। तो वही राजा के लिए वो टैक्स हो जाता था, ठीक। तो ये लाइन आपका सही है, तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है, पहला इसमें गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए कि कौन जो है सही है। कहता है पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, तो सही बात है कि जो लोग पशुपालक थे तो या तो वो जानवर उसको दे कर टैक्स के रूप में, या फिर जानवर से प्राप्त आप दूध दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, दूध दही घी मलाई, ये सब जो है टैक्स के रूप में जो है दिया जाता था, ठीक है। कहता है व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, तो हाँ, खरीद बिक्री पर भी जो है व्यापारियों को भी टैक्स देना पड़ता था। कहता है आखेटक और संग्राहक जो है कर से मुक्त थे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आखेटक और जो संग्राहक थे, जो भी संग्रह किया करते थे, जो भी शिकार करते थे, तो शिकार किए गए में से ही जो है कर के रूप में देते थे, कर के रूप में दिया करते थे। जैसे मान लिए कि इन्होंने 4 मुर्गी का शिकार कर लिया, तो मुर्गी में से ही ले आके जो है टैक्स के रूप में दिया करते थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा, ये तीसरा लाइन, पहला और दूसरा जो है आपका सही है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है स्थित था। अब देखिए कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी आपका प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के, अब देखिए ऑप्शन कितना बढ़िया से दिया है, सब के सब उत्तर प्रदेश का ही जगह दे दिया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये इलाहाबाद में है, ठीक है। तो कौशाम्बी है, और कौशाम्बी का जो है श्रावस्ती इसका ये राजधानी हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए कि कौन सा कथन जो है सही है। कहता है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखिए शुरुआत से ही तो लोहे का खोज नहीं हुआ था, लोहा नहीं था, लेकिन तो पहले क्या था, तो पहले लकड़ी का था, ठीक। बाद में जो है लोहा आया, अब लोहा आया तो कृषि में क्या हो गई, क्रांति आ गई, तो कृषि आपका बहुत अच्छे से होने लगा, तो बीजों का, अनाजों का जो पैदावार जो है और ज्यादा बढ़ गया, तो ये आपका सही है। हल के फाल जो है आप किसके बनने लगे थे, लोहे के। कहता है लोगों ने धान कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान जो है पौधा के रूप में रोपना शुरू कर दिए थे, तो ये भी आपका सही है कि पहले जो है ऐसे ही धान का बीज छिड़ दिया जाता था, तो जो है उसका उपज कम होता था उस टाइम में, ठीक है। लेकिन जब रोपण विधि आ गया कि अब लोग रोपना शुरू कर दिए, तो उसके बाद जो है धान के खेती में पैदावार में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ये दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन सही है। अब देखिए जो ये मगध है, गंगा और सोन नदियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो ये आपका सही है। जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ये भी आपको बोले थे, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे भी कर सकता है कि गंगा और सोन है तो सोन की जगह दूसरा नदी का आपको ब्रह्मपुत्र नदी दे देगा, ठीक है, और कंफ्यूज करेगा आपको। मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा था, तो सही है। यहाँ जो है लौह अयस्क के खदाने हैं, तो तीनों के तीनों लाइन आपका क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये जो मगध है इसका जो है राजधानी अगर देख लिया जाए, राजधानी, तो प्राचीन इसका राजधानी जो है आपका, जो प्रेजेंट का, पहले इसको राजगृह बोलते थे, राजगृह, ठीक है, और वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है,
तो वर्तमान में जो है राजगीर बोला जाता है, ठीक है, राजगीर। पहले गिरिब्रज भी इसको बोलते थे। तो ये सभी पूछा भी जाता है, और बाद में जा करके इसका राजधानी क्या हो गया, तो पाटलिपुत्रा हो गया, पाटलिपुत्रा, जो कि प्रेजेंट में क्या इसको बोलते हैं, पटना बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक जो है नहीं रहा था, कौन जो है मगध का शासक नहीं रहा था। देखिए, बिंबिसार मगध का शासक था, अजातशत्रु था, महापद्मनंद ये भी था। तो कौन था इसमें नहीं है, तो प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत जो है ये मगध का शासक नहीं था, ये जो है कौशल का शासक था। कहाँ का, कौशल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी नहीं रहा। अब इसमें जो है सही उत्तर भरिए। अभी आपको राजधानी का बताए हैं कि मगध का राजधानी राजगृह भी था, पाटलिपुत्रा भी था, इसमें कौन नहीं था, तो श्रावस्ती जो है इसमें नहीं था। तो केवल 3 आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए कि कौन सही है। अब देखिए, सिकंदर महान जो था, ये सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ये बात तो सही है। क्यों बढ़ने से इनकार कर दिया जाता था, कर दिया था, तो इसके जो है किस्से कहानियां बहुत से हैं। एक ऐसा भी कि ऐसे टाइम में, ऐसे मौसम में आए थे ये उपमहाद्वीप में कि उस समय बारिश बहुत होता था, और उस समय एक नदी है ब्यास नदी, ठीक, ब्यास नदी के किनारे आकर के जो है उनकी सेना कहती है कि हम इस नदी को अब पार नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर ये भी किसी कहानियों में है कि ये जो है उस समय मगध में जो है जो शासक था उससे ये पहले से भयभीत थे, क्योंकि उसके पास जो है पैदल सेना के साथ साथ हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, ठीक है। जो कि हाथी अगर अपने पे आ जाए तो बहुत लोगों को कुचल के मार देते थे। तो उससे भी बोला जाता है कि सिकंदर का सेना जो था भयभीत था, ठीक है। तो ये पहला लाइन सही है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो ये भी आपका सही है। किस नदी के किनारे से वापस लौट गया था सिकंदर का सेना, तो ये आपका जो है ब्यास नदी से। और सिकंदर जो है कहाँ का शासक था, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, मेसोडोनिया का, मेसोडोनिया का शासक था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी का राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। अब देखिए, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसी में आपको ट्रिक दिए थे इसका, व से वज्जी, व से वैशाली, ठीक है, व से वज्जी, व से वैशाली। तो वज्जी का राजधानी कहाँ हो गया कैपिटल, तो आपका वैशाली हो गया, ठीक है। अंग का चंपा था, कौशल श्रावस्ती। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो शासक है गण और ये जो संघ है, इसके प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति। तो यहाँ बोला कि एक ही शासक के अधीन सभी गण और संघ के क्षेत्र थे, तो ये आपका लाइन क्या हो जाएगा, गलत। कहा है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों जो है गण और संघ से संबंधित थे, तो ये आपका सही है, बुद्ध और महावीर जो है गण और संघ से संबंधित थे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासकों ने जो है विजय प्राप्त की। तो देखिए, इसमें जो है बहुत सारे शासकों ने जो है गण और संघ पर शासन करने का जो है सपना देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि इस पे करेंगे, लेकिन इसमें सब हासिल नहीं कर पाए, ना ही मौर्य, ना ही कुषाण, ना ही सातवाहन। कौन आए, तो गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त इस पे जो है अपना शासन करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। अब देखिए, दीर्घ निकाय जो है ये आपका अगर धर्म से पूछा जाए तो ये जो है आपका बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में जो है बौद्ध के इसमें
दिए गए जो भी व्याख्यान है इसमें उल्लेखित है बौद्ध का। और दीर्घ निकाय, इसी में अगर पूछ दिए, हाँ जैन ग्रंथ भी दिया हुआ है, जैन ग्रंथ। तो बौद्ध और जैन, ये जब भी सवाल आएगा तो आपको बौद्ध और जैन जरूर दिया रहेगा और उसमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो दीर्घ निकाय किससे संबंधित है? आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अजात शत्रु जो है वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस समय उस विषय पर सलाह के लिए अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजात शत्रु के मंत्री का नाम क्या है? देखिए अजात शत्रु का एक मंत्री था वस्कार, ठीक है, वस्कार था। और ये जो है बुद्ध के पास जो है अपने बात को रखने के लिए भेजते हैं, ठीक। तो इसमें वही अजात शत्रु के मंत्री का नाम पूछा गया है, वो कौन है? तो वस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये मैचिंग वाला है, इसमें मिलान करना है। ऐसे सवाल सब आजकल बहुत पूछे जाते हैं। कहता है वज्र संघ। तो वज्र संघ क्या है? तो वज्र संघ जो है ये एक गणराज्य है, ठीक है। राजा, राजा क्या है? तो शासन का प्रमुख होता है राजा। उसके बाद जो है कर, तो कर वसूली में चला जाएगा। सभा, तो एक ही बचता है आपका सलाह देने वाली संस्था, ठीक है। तो आइए ऑप्शन किस में हो जाएगा? ए का दो, ए का दो यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें एक का दो यहाँ है। बी का जो है 3, तो बी का 3 इसी में है, तो आपका डी ऑप्शन भी छट जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें भी मैचिंग वाला सवाल है। अब देखिए सम्राट, सम्राट किसको बोलते थे? तो सम्राट जो है बड़े राज्य का शासक होता था। जनपद, जनपद लोगों के बसने का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? जनपद बोलते थे उसमें। तो यहाँ लोगों का क्षेत्र। गण, तो समूह या संगठन। दुर्ग क्या होता है? तो सुरक्षा का स्थान, दुर्ग होता है। तो सब एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार है, तो ये आपका 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। मिलान करना है। सेना, सेना किस चीज के लिए था? तो यहाँ सुरक्षा है, आय का स्रोत है, जनता है, धार्मिक अनुष्ठान। तो सीधी सी बात है, सेना किसके लिए होगा? सुरक्षा के लिए। टैक्स क्या होगा? तो आय का स्रोत होगा, दो के सामने, तो एक का एक, दो का दो। ये तो आपका बी ऑप्शन खत्म, ये भी आपका खत्म। तो वैसे भी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। सब सामने सामने ही दिया हुआ है। प्रजा क्या है? जनता है। यज्ञ क्या है? धार्मिक अनुष्ठान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महाजन पद, महाजन पद क्या है? जब जनपद बहुत शक्तिशाली हो गए, बड़े हो गए, तो उसको महाजन पद बोला जाने लगा। तो महाजन पद आपका किसके साथ मैच होगा? बड़े राज्य के साथ मैच होगा, ठीक है। ग्राम, तो ग्राम क्या होगा इसमें? तो छोटा गांव हो जाएगा। और नगर क्या है? तो व्यापार का केंद्र होता है। और वन क्या है? तो जंगल है। तो इसमें भी आपका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये भी आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य का सदस्य, सलाहकार, संघर्ष और बिना लड़ाई। तो लिच्छवी क्या हो जाएगा? लिच्छवी गण, लिच्छवी क्या है? वैशाली में था। और वो वहां पे जो है गण और संघ थे, जो कि आपका गणतंत्र का प्रतीक है। तो गणतंत्र का सदस्य हो जाएगा। मंत्री क्या होता है? तो मंत्री सलाहकार होता है कि संघर्ष करता है कि बिना लड़ाई का? तो मंत्री सलाह ही देगा। युद्ध क्या होगा? संघर्ष होगा। और शांति बिना लड़ाई का, मतलब लड़ाई नहीं करते हैं तो शांति से रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 25वां नंबर कहता है कर संग्रहकर्ता। अब कर संग्रहकर्ता जो है कर वसूलने वाले को ही कहा जाता है। कहता है सैनिक, तो सैनिक क्या होगा? तो सेना का सदस्य होगा सैनिक। मंत्री परिषद, तो मंत्री क्या करता है? सलाह देता है। तो सलाह देने वाला समूह। राजधानी, तो शासन का एक प्रमुख जो है यह मुख्य स्थान, ठीक है। तो इसमें 1 का 2, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, 4 का 4, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में जो है अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए राज्य और नए शासन के साथ जो है इसमें स्टार्ट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट जो है इससे पहले के जो क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो क्लासेस
पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से जो है आपके एग्जामों में सवाल भर भर के आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को समझिए और उसको जो है अच्छे से फॉलो करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।